हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए जीव विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस के तौर पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है या जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पक्षियों की संरचना, व्यवहार, परिस्थितिकी और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। भारत में प्रमुख पक्षी वैज्ञानिक जो रहे वो सलीम अली रहे, जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यह भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अन्य विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन ए दिया कीटों के अध्ययन, तो कीटों का अध्ययन जो करते हैं वो एंटोमोलॉजी में करते हैं। सरीसृप व अभयचर का अध्ययन जो करते हैं वो हर्पेटोलॉजी में करते हैं, और मछलियों का अध्ययन जो करते हैं इसे एक्थियोलॉजी कहते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निक्टोलोपिया, जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से जाना जाता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। आपसे पूछा निक्टोलोपिया, जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा है किस पोषक तत्व की कमी के कारण होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन विटामिन डी। विटामिन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निक्टोलोपिया, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी भी बोलते हैं, को आंखों की वह स्थिति है जिसमें अंधेरे या धुंधले प्रकाश में देखने में कठिनाई होती है। यह मुख्य रूप से विटामिन ए की कमी से होता है, क्योंकि विटामिन ए आंख की रेटिना में रॉड कोशिकाओं के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से जेरोप्थाल्मिया और अंततः अंधापन भी हो सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एड्स, पहले इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछ लेता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक संक्रामक रोग है जो एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस नामक विषाणु कारण होता है। एचआईवी मुख्य रूप से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनो सिस्टम को कमजोर कर देता है, खासकर CD4+ T कोशिकाओं पर हमला करता है। एचआईवी का प्रसार असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त सुई सिरिंज का साझा उपयोग और संक्रमित मां से बच्चों में हो सकता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो प्रोटोजोआ जो है यह मलेरिया, अमीबाइसिस जैसी बीमारियों का कारण है। जीवाणु की बात करें तो यह टीबी, हैजा, टाइफाइड जैसे बीमारियों को फैलाता है। कवक की बात करें तो यह एथलीट फुट, रिंगवर्म, कैंडिडाइसिस जैसी बीमारियों का कारण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडाणु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंडाणु यानी ओवम मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, जिसका व्यास लगभग 0.1 mm यानी कि माइक्रोमीटर होता है, और यह नंगी आंख से भी दिखाई दे सकती है। अंडाणु मादा प्रजनन प्रणाली में बनता है और निषेचन के समय शुक्राणु से मिलकर जाइगोट का निर्माण करता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका जो है शुक्राणु यानी कि स्पर्म मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं, संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं, संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, राइबोसोम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि यह mRNA के आधार पर प्रोटीन निर्माण करता है। यह कोशिका में साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पाए जाते हैं। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, और इसका मुख्य कार्य अमीनो अम्लों को जोड़कर प्रोटीन श्रृंखला बनाना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण। हैजा, कॉलरा जो है का कारण जीवाणु यानी कि वाइब्रो कोलोरे है। यह रोग मुख्य प्रदूषित जल और भोजन के माध्यम से फैलता है। इसके लक्षणों में तेज दस्त, उल्टी और शरीर में पानी व लवण की कमी प्रमुख है।
सही समय पर ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और एंटीबायोटिक उपचार से रोग नियंत्रित किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि आंख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्निया कहते हैं उसे। कॉर्निया या आंख का सामने का पारदर्शी भाग है जो प्रकाश को अंदर जाने देता है और उसे फोकस करने में मदद करता है। इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती या पोषण और ऑक्सीजन सीधे आंसुओं और वायुमंडल से प्राप्त करता है। कॉर्निया और लेंस मिलकर आंख की प्रकाश अपवर्तन शक्ति का बड़ा हिस्सा नियंत्रित करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन ए जो है आइरिस या परितारिका या आंख का रंगीन भाग है जो पुतली का आकार नियंत्रित करता है। दृष्टिपटल की बात करें रेटिना तो यह आंख के पीछे की परत है जहां प्रकाश से दृष्टि संदेश बनाता है। पुतली की बात करें पुपिल जो है या आंख का काला गोल छिद्र है जिससे आंख होकर प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी। आपसे पूछा कि चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एडवर्ड जेनर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर 1796 ईस्वी में चेचक का टीका विकसित किया। इन्हें फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। उन्होंने गाय चेचक से प्राप्त सामग्री का उपयोग मनुष्यों में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए किया। बाकी विकल्पों की बात करें तो जोनास साल्क ने उन्होंने पोलियो वैक्सीन बनाई। लुई पास्चर ने इन्होंने रेबीज और एंथ्रेक्स का टीका बनाया, जीवाणु सिद्धांत दिया। और लियोन कॉलमेट की बात करें तो उन्होंने बीसीजी वैक्सीन तैयार की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन पौधों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है जो अमीनो अम्ल और प्रोटीन के निर्माण के लिए जरूरी है। पौधे नाइट्रोजन को सीधे वातावरण से उपयोग नहीं कर सकते, इसे नाइट्रेट या अमोनियम के रूप में अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और वृद्धि रुक जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषण स्तर बनाते हैं। आपसे पूछा है कि शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषण स्तर बनाते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला में पहला पोषण स्तर उत्पादक होते हैं जैसे हरे पौधे, शैवाल आदि। दूसरा पोषण स्तर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जिन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं, ये पौधों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तीसरा पोषण स्तर माध्यमिक उपभोक्ता होते हैं यानी मांसाहारी जीव जो शाकाहारी जीव खाते हैं। चौथा पोषण स्तर उच्च स्तरीय उपभोक्ता होते हैं जो अन्य मांसाहारियों को खाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है। आपसे पूछा कि ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आंखें। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ट्रेकोमा एक आंखों का संक्रामक रोग है जो कैलेमाइडा ट्रैकोमेटिस नामक बैक्टीरिया से होता है। यह मुख्य रूप से पलकों के अंदरूनी हिस्से और कॉर्निया को प्रभावित करता है। लंबे समय तक इलाज न करने पर यह अंधत्व का कारण बन सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलुलोज। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है या पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है और पौधों को संरचनात्मक शक्ति व कठोरता प्रदान करता है। सेलुलोज रेशेदार संरचना बनाता है जो पौधों को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है या मनुष्यों के लिए अपाच्य होता है, परंतु जुगाली करने वाली पशु इसे माइक्रोबियल सहायता से पचा सकते हैं। बाकी जाइलम की बात करें जो ऑप्शन में दिया, या पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है, संरचना देने का मुख्य रूप से सेलुलोज करता है। फ्लोएम की बात करें तो यह भोजन यानी कि शर्करा परिवहन करता है। कोशिका द्रव्य की बात करें तो यह कोशिका के अंदर का द्रव्य है, संरचनात्मक शक्ति प्रदान नहीं करता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आप
आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लॉजी का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लाजी इकाई को कोशिका का पैकेजिंग और वितरण केंद्र कहा जाता है या प्रोटीन व वसा को संशोधित, संकुलित और फिर उपयुक्त स्थान पर परिवहन करता है। कोशिका से एंजाइम, हार्मोन और स्रावित पदार्थों को बाहर भेजने का कार्य भी ग्लाजी इकाई ही करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सिरका में कौन सा अम्ल होता है? आपसे पूछा है कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वह मुख्य घटक है एसिटिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH। CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र है। इसमें सामान्यतः लगभग 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका स्वाद खट्टा और गंध तीखी होती है। यह अम्ल बैक्टीरिया द्वारा एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल या नींबू, संतरा जैसे खट्टे फलों में पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो यह एक तीव्र खनिज अम्ल है जिसका उपयोग विस्फोटक और रसायनों में होता है, खाने में नहीं। और टार्टरिक अम्ल की बात करें तो यह इमली और अंगूर में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी यानी कि एडोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है, जो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है यानी कि एनर्जी करेंसी है। या कोशिका में श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसकी अपनी डीएनए और आरएनए होते हैं, इसलिए इसे अर्धस्वायत्त आर्गेनेन भी कहते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो स्वायत्त कणिकाएं जो ये रोगों से लड़ने का काम करती हैं, ऊर्जा उत्पादन का नहीं। लाल कणिकाएं की बात करें तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता, ये केवल ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो यह कोशिका को घेरे रहती हैं और पदार्थों का आदान प्रदान नियंत्रित करती हैं, ऊर्जा उत्पादन नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तपेदिक यानी कि टीबी इस प्रश्न का राइट आंसर हो। टीबी जिसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। बीसीजी यानी कि बैसिलस क्लाइमेट ज्यूरिन वैक्सीन तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस से बचाव हेतु दी जाती है। मुख्यतः माइक्रोबैक्टीरियम बोविसिस के कमजोर जीवाणु से बनाई जाती है। भारत में इसे नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद या जन्म के कुछ दिनों के भीतर ही दिया जाता है या फेफड़ों और अन्य अंगों में होने वाले टीबी संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो चिकन पॉक्स इसके लिए बैरसीला वैक्सीन दी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12 को। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक रूप है या लाल कणिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के समान कार्य के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से परनीसियस यानी कि एनीमिया और तंत्रिका संबंधी विकार हो सकते हैं। प्राकृतिक रूप से यह मांस, मछली, अंडा और दूध जैसे पशु आधारित आहार में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पशुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक का काम करता है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपकला ऊतक। उपकला ऊतक पशुओं के शरीर में सबसे बाहरी परत पर पाया जाता है और यह अंगों व शरीर की सतह को ढककर सुरक्षा प्रदान करता है। यह रोगाणुओं, चोट, रसायनों और निर्जलीकरण से शरीर को बचाता है। उपकला ऊतक ग्रंथियों का निर्माण भी करता है और यह पदार्थों का स्वतरण व अवशोषण करने में सक्षम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? आपसे पूछे कि पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर जो है पेट या ग्रहणी की भीतरी परत पर होने वाला घाव या छाला है। इसका मुख्य कारण जीवाणु है जो पेट की म्यूकोसा परत को नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा अत्यधिक शराब, धूम्रपान, तनाव और भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी अल्सर का कारण बन सकते हैं। इलाज में एंटीबायोटिक्स, एंटासिड और प्रोटॉन पंप्स इनहिबिटर का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। आपसे पूछा है कि पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलेनकाइमा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोलेनकाइमा या पौधों में यांत्रिक सहारा और लचीलापन प्रदान करता है ताकि पौधे हवा में झुक सके और टूटे नहीं। या मुख्य रूप से पत्तियों की डंडी, तनों के कोनों और हरी शाखाओं में पाया जाता है। कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन से मोटी होती है। तो ये रहे आपके टॉप बायोलॉजी क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेलवे के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं से ये क्वेश्चन लिए गए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।